देवी और सज्जनों, आज आपका स्वागत है इस बैठक के अंदर। ये शनिवार का दिन है और आज की तारीख है 28 सितंबर 2024। और आज हम लोग बैठक करने वाले हैं, यूं कहें कि आज हम लोग जो हैं एक प्रस्तुतिकरण करेंगे कि किस प्रकार से यातायात के क्षेत्र में नवोन्मेष हो रहा है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार से एक ऐसे परियोजना का वित्त पोषण कैसे होगा, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम मैक्सिम इसेप है। मैं 38 साल का हूँ और जिसमें से 10 साल मैंने जो है अपने उस परियोजना को दिए हैं, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे निवेश क्राउड फंडिंग के मॉडल की, जो कि मदद करता है कि किस प्रकार से नवोन्मेष या नवाचार जो है वो यातायात के क्षेत्र में हो। और ये वो नवोन्मेष है, ये वो इनोवेशन है जो कि शायद मानवता काफी सदियों से जिसका इंतजार कर रही है। और चाहे आप इससे अगर आप अगर अगर आप इससे चाहे इस, आप अगर इससे आप अगर सहमत हैं तो सहमत हैं, और सफेद सफेद ही होता है, काला नहीं बन जाता। तो इसीलिए आज हम जो बात करने वाले हैं वो तथ्यों के ऊपर बात करने वाले हैं। और आइए आज हम देखते हैं कि, और मुझे बताइए कि आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं। उसके बारे में मुझे बताइए। मैं अडेसा यूक्रेन से हूं, और आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन से शहर और कौन से देश से हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग अलग अलग देशों से आते हैं, लेकिन ये जो आधुनिक प्रौद्योगिकीकरण है, जो टेक्नोलॉजी है, ये हम लोगों को एक दूसरे से संचार करने में मदद करती है। हम लोग जो जानकारी है वो वीडियो और ऑडियो को कुछ ही क्षणों में इधर से उधर कर सकते हैं। और एक बहुत ही बेहतर उदाहरण जो है, और वो उदाहरण है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, जैसे कि फ्रांस, भारत, स्लावग्रेड, जो कि रूस में है। जी हाँ। और जैसा कि हमारे पास बहुत सारे जो जो दोस्त हैं वो बाल्टिक स्टेट, चेक रिपब्लिक और यूरोप से भी होते हैं, यूएस से भी होते हैं, कनाडा से भी होते हैं। तो हम लोग आज जो है वाकई में पूरे के पूरे विश्व से हैं। तो मदेष्टा, जैसे कि यहाँ पर वो जो कि नोवोसिबिर्स्क हैं, जो कि बिल्कुल ही पूर्व में है। और हम लोग अलग अलग देशों से यहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोग प्रौद्योगिकी के बारे में बात करना चाह रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने समर्थन दिया इस प्रौद्योगिकी का और सहमालिक बने। और कई बार हमारे पास वो लोग होते हैं जो कि पहली बार होते हैं, और वो जानकारी को पहली बार सुन रहे होते हैं, हमारी गतिविधियों की के बारे में सुन रहे होते हैं। और ये जो पहले बार वाले जो लोग हैं, उन्हीं के लिए हम लोग ये प्रस्तुतिकरण है। तो आज मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई भी ताज़ा खबरें या फिर नए प्रश्नों को आज नहीं लेंगे, वो हम लोग गुरुवार को लेते हैं। और मुझे एक क्षण दीजिए। और पिछली ब्रॉडकास्ट जो थी वो 26 सितंबर को थी, और इसको हम लोगों ने यूट्यूब पर डाल दिया है। यदि आपने इसको अभी तक नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। और हम लोगों ने काफी दिलचस्प प्रश्न उसके अंदर उत्तर दिए हैं। हमारे दर्शकों ने ये प्रश्न हमसे पूछे थे, और आज हम लोग अब शुरू कर सकते हैं। 40-45 मिनट हम लोग अपने प्रस्तुतिकरण के अंदर बिताएंगे, और फिर जो है 9:30 के आसपास हम लोग जो है इस बैठक का समापन करेंगे। तो तो शुरू करने के लिए कि हम लोग अपने मुख्य शीर्षक की तरफ, मुख्य विषय की तरफ चलते हैं, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या जो है बदला है पिछले 50 सालों में हमारे जीवन में, जिसने प्रभाव डाला है? और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा अतीत में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें जरूर बताएं कि कौन से जो क्षेत्र हैं हमारे जीवन के वो बदले हैं, और किस प्रकार वो बदले हैं। और क्या ये बदलाव आया भी है कि नहीं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोगों को ये लगे कि हमारे जो दिनचर्या के जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। तो मुझे जरूर बताइए कि आधुनिक व्यक्ति का जीवन किस प्रकार बदला है। तो मदर्शका कह रही हैं कि
इंटरनेट और आईटी ने हमारे जीवन को पूरे तरीके से बदल दिया है। बिल्कुल। और आज की जो बैठक है ये भी इसी का प्रमाण है कि देखिए हम लोग कितने अलग अलग देशों से हैं, कितने अलग अलग भूगोल से हैं और अलग अलग लोकेशन से हैं, परंतु फिर भी हमें इंटरनेट का, कंप्यूटर्स का धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम लोग यहाँ पर हैं, सीधा प्रसारण कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर, बल्कि बल्कि शायद 1 या 2 सेकंड के अंदर हम लोग वीडियो और अपनी आवाज को प्रसारित कर पा रहे हैं। ग्रेगरी कह रहे हैं कि किस प्रकार से तकनीकी जो विकास हुआ है हमारे जीवन के अंदर। किसने कहा कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो जी हाँ, देखिए प्रौद्योगिकी ने वाकई में जो मशीन के निर्माण की, या यूं कह लीजिए कि मशीन की गति बढ़ा दी है। जैसे कि गाड़ियों के विनिर्माण के अंदर जो है वो रोबोटिक प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमारे जो गाड़ियों को वो असेंबली लाइन के अंदर इकट्ठा करते हैं। और वाकई में उस सारी की सारी चीजें मशीनों से हो रही है, कोई भी मानवीय हस्तक्षेप उसमें नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हैं। और आपके पास सीपीयू है, आपके पास रोबोट्स हैं जो कि गाड़ियों को रंग करते हैं, पेंट करते हैं और अलग अलग प्रणालियां जोड़ते हैं गाड़ियों के अंदर, अंदरूनी हिस्से जोड़ते हैं। और जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो स्वतः ही काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, जैसे कि आपके जो पार्सल्स आते हैं, जो कोरियर सेवाएं हैं, और वाकई में एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अली एक्सप्रेस, अमेजोन, सभी चीजें जो है वो स्वतः हो रही हैं, वो ऑटोमेटिक हैं। और ड्रोन्स का भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि अब तो डिलीवरी रोबोट्स भी आ गए हैं। तो सारी की सारी चीजें जो है वो अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। 15-20 सालों पहले तो ऐसा लगता था कि ये सारी की सारी चीजें जैसे पिक्चर्स में दिखाई जाती थी, साइंस फिक्शन की मूवीज में दिखाई जाती थी, भविष्य के बारे में बताया जाता था। ये सारी वो पिक्चरें थी जो कि भविष्य के बारे में बताती थी, और वो सारा भविष्य जो है वास्तविकता में बदल चुका है। तो वाकई में आधुनिक मनुष्य का जीवन किस प्रकार बदल चुका है। आरामदायक हम लोग हो चुके हैं, हमारे कार्य आसान हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि ये जो नवोन्मेष हैं, जैसे कि हवाई जहाज, इस हवाई जहाज ने जो मनुष्य की पहुंच जो है हजारों किलोमीटर तक बना दी है। और कुछ ही घंटों में आप हजारों किलोमीटर जो है वो दूर यात्रा कर सकते हैं। और इसने जो जो क्षितिज है, सफर का क्षितिज है, जो वो सारी की सारी चीजें बदल दी हैं, लॉजिस्टिक्स को बदल दिया है, डिलीवरियों को बदल दिया है। तो इस हवाई जहाजों ने, या उद्यन क्षेत्र ने वाकई में पूरी मानवता के ऊपर प्रभाव डाला है। और वाकई में सिर्फ कहानी यहीं तक नहीं है, ये केवल एक ही हिस्सा है हमारे जीवन का। यातायात की बात कर रहे हैं, आईटी प्रौद्योगिकियों की बात कर रहे हैं, और हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र, जो कि जिसके अंदर भी बहुत नवोन्मेष और इनोवेशंस हुए। 30-40 साल पहले हम केवल और केवल फिएट फिएट मनी का इस्तेमाल करते थे। और 100 साल पहले तो शायद लोग जो थे वो धातुओं का इस्तेमाल करते थे, धातु के सिक्के होते थे, जैसे कि सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। और धीरे धीरे जो जो नवोन्मेष था वो और ज्यादा हुआ, और एक संक्रांति आई, और इस क्षेत्र में भी संक्रांति आई। और अब हम लोग इस क्षण में है जहां पर हम लोग जो पैसों को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरण कर सकते हैं, वो भी कुछ क्षणों में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से। 12 से 15 साल पहले डिजिटल पैसा, डिजिटल मनी जो था वो उसका उसका परिचय किया गया। और अब तो ये चीज बिल्कुल नई नहीं लगती। और अब ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जो है परस्पर जो है सेटलमेंट्स कर सकते हैं, आप लेन देन, परस्पर लेन देन कर सकते हैं। और
इन नवोन्मेषों का धन्यवाद, इनोवेशंस का धन्यवाद कि मोबाइल और जो चीज़ें हैं जो उपयोगकर्ताओं के लिए काफ़ी आसान हो चुकी हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पर मैं यहाँ पर विशिष्ट तौर से गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, कार के उद्योगों की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो रेलवे उद्योग की बात अगर हम करें तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जो थे 100 या 150 साल पहले जो थी, उनका इजाद किया गया था। सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने जब अपने अपने प्लेन्स बनाए थे, गाड़ियां हेनरी फोर्ड द्वारा शुरू की गई, उसके बाद उनका अपस्केल हुआ। तो यातायात का जो क्षेत्र है उसमें नवोन्मेष बहुत ज्यादा नहीं आया है। और पिछले 100 सालों में नवोन्मेष जो है वो दूर दूर तक नहीं था। देखो, जब कार का इजाद किया गया था तो वो एक बक्सा था, और बक्सा जो था वो 4 पहियों के ऊपर था। और ये जो पहिए थे ये आंतरिक इंजन से जुड़े हुए थे, ज्वलनशील इंजन से जुड़े हुए थे। और आज आप लोग जो है वो हाईवेज के ऊपर इन गाड़ियों को देखते हैं, तेज गति से देखते हैं। लेकिन ये गाड़ियां केवल आधुनिक बनी हैं, परंतु इसके अंदर कोई बहुत बड़ा नवोन्मेष नहीं हुआ है, इनोवेशन नहीं हुआ है। गाड़ी आरामदायक हुई हैं, सुरक्षित हुई हैं, रेलवे भी जो है वो भी थोड़ा सा आसान और आरामदायक हो गए हैं। अब आप वहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं विकसित देशों के अंदर, और विकासशील देशों के अंदर अभी भी रेल रोड जो है वो अभी भी उनमें काफी बदलाव बाकी है। जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे देशों के अंदर जो 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 पिछड़े हुए देश हैं उनके अंदर अभी भी रेलवे जो है एक बहुत बड़ी चुनौती प्रदान करती है, क्योंकि उनके पास वो ढांचा नहीं है। और रेल रोड्स के बाद एक चीज मुझे बहुत आश्चर्यचकित करती है। मुझे याद है कि एक डब्बे का जो वजन होता है वो 62 से 68, यानी कि 62 to 68 टन होता है। ये काफी ज्यादा भार है, ये काफी भार है ये। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 68 टन यानी 68 टन की जो जो डब्बा है, ये केवल और केवल 3 या 4 टन का कार्गो जो है, यानी कि जो माल है वो उसको उस उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और यदि अगर मैं यहाँ पर यात्रियों की बात करूं तो आप देखें कि शायद 40 या 42, अगर आप देखेंगे स्लीपर्स के ऊपर, तो स्लीपर की बात करें तो शायद उसके अंदर 40 या 42 या 45 लोग जो है वो यात्रा कर सकते हैं एक डब्बे के अंदर। और यदि हम लोग तो अगर आप सेकंड क्लास की बात करते हैं या थर्ड की बात करते हैं तो आप 72 से 80 लोग जो है वो यात्रा एक डब्बे में कर सकते हैं। तो ये कितना हुआ, 4 टन या 6 टन। और अगर अगर हम लोग बात करें, अगर जो फर्स्ट क्लास होता है तो उसके अंदर केवल और केवल 3 या 4 टन के जो लोगों का भार ही उठा पाता है। तो यानी कि जो कि 68 टन का जो डब्बा है वो केवल और केवल 3 4 टन के हिसाब से वजन उठा पाता है। और माल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये ज्यादा से ज्यादा 10 टन तक जा सकता है। तो दक्षता यानी कि एफिशिएंसी की अगर हम बात करें इस यातायात की तो वो शून्य है। तो आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि 68 टन का डब्बा, और एक ट्रेन के अंदर ऐसे पता नहीं कितने डब्बे लगे होते हैं, और जो जो इंजन है जो इन सभी चीजों को खींच रहा होता है, और वो उसके अंदर जो है माल या यात्री लोग बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए जो दक्षता है वो बहुत कम होती है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जितना जो शक्ति इस चीज को चलाने के लिए चाहिए होती है कि कुछ लोगों को आप यातायात यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, तो वो दक्षता बहुत कम है, वो शून्य है। तो इसीलिए अगर हम नवोन्मेष की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में वाकई में कुछ नहीं बदला है। अगर हम तेज गति के ट्रेन्स की बात करें जो कि इस समय जो कि चुंबकीय
पटरियों पर चल रही हैं, जैसे कि जापान और चाइना के अंदर, और कुछ देशों में ऐसी और ये प्रौद्योगिकी है, ऐसी ट्रेन्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो वाकई में, इनको आप नवोन्मेष नहीं कह सकते, इनोवेशन नहीं कह सकते। ये आधुनिकता बोली जा सकती है, लेकिन ये नवोन्मेष नहीं कहा जाता, नवाचार नहीं कह सकते। तो इसीलिए बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो है नवोन्मेष हुआ है, इनोवेशन हुई है, जैसे वित्तीय क्षेत्र में, जैसे कि आईटी के क्षेत्र में, और यातायात के क्षेत्र में। हमारे वाकई में हम लोगों ने पिछले एक शताब्दी में हम लोगों ने रेलवे के अंदर कुछ नवोन्मेष नहीं देखा है, और अब ये नवोन्मेष के आने का समय भी है। तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था, ये प्रकट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक शायद नहीं हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पर इस यातायात के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो ये काफी पहले प्रकट होना चाहिए था। और ये बहुत अलग होना चाहिए था, जो कि विश्व जिसके बारे में अभी तक जानता है। और यही तो नवोन्मेष होता है, यही तो इनोवेशन होता है। कुछ नवाचार जो कि पहले कभी ना देखा गया हो, और कभी पहले जिसको जिसको निर्माण ना किया गया हो। और 10 साल पहले ये इनोवेशन हुआ, जब एक विचार जो था वो डॉक्टर यूनिस्की अनातोली ने, जिन्होंने 2014 के अंदर इसके बारे में बातचीत की और इंटरनेट के अंदर वो बताया। उन्होंने लोगों को यूट्यूब चैनल के ऊपर बताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने भविष्य के बारे में चीजें बताई। और उन्होंने एक भविष्य को, उन्होंने अपने अपने प्रोटोटाइप, अपनी परियोजना का प्रोटोटाइप जो था वो उन्होंने उन्होंने दिखाया। और उन्होंने बताया कि ये हो सकता है। और उन्होंने सारी की सारी गणनाएं करके बताया कि ये सारी चीजें हो सकती है। और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा नवोन्मेष, एक ऐसा नवाचार लेकर आने वाला हूं यातायात के अंदर, जहां पर लोग जो हैं एक शहर से दूसरे शहर के अंदर भी यातायात जो है वो बहुत ही कम संसाधनों में एक तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। और तेज गति का मतलब ये है कि आप पॉइंट ए से बिंदु ए से बिंदु बी तक आप बहुत कम समय में पहुंच पाएंगे। और हम लोग यहाँ पर जो है, जो और हमारी जो मौजूदा दुनिया के अंदर इस समय सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम लोग किस प्रकार चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर तेज गति से लेकर जा सकें। और ये और इस चुन क्योंकि जो हमारी आज का जो समाज है, जो आधुनिक समाज है, उसको इस समय गतिशीलता चाहिए, उसको गति चाहिए। और और उनको एक अपनी अपनी पहुंच जो है, एक ऐसी पहुंच चाहिए ताकि लोग और कार्गो दोनों चीजें जो है वो तेज गति से चल सकें। क्योंकि हमारे इस आधुनिक दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनको आदत पड़ चुकी है कि वो जानकारी को बहुत जल्दी से प्रसारित करना चाहते हैं। यदि वो कॉल करना चाहते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो वो करना चाहते हैं। वो पत्र व्यवहार नहीं करना चाहते, वो सीधा जो है वो ईमेल भेज देते हैं। और यदि आपको फोन के ऊपर बात करनी है तो आपको फोन एक क्षण में दूसरे व्यक्ति से बात करा सकता है। तो अब अगर गाड़ियों की बात करते हैं, कारों की बात करते हैं, तो कार अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है और वो 300 किलोमीटर दूर है, तो उसमें काफी देर लग जाती है। क्योंकि वाकई में सड़क पर इस समय ट्रैफिक भी ज्यादा है और देर भी बहुत लगती है। और खास करके उन उन शहरों में जहां पर जनगणना, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा जो लोग बसते हैं, और जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे आबादी वाले शहरों के अंदर अगर आपको अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाना है तो आपको कई घंटे लग जाते हैं। और कई बार हम लोगों को एक और अगर आपको कार्यालय जाना है, आपने अपने ऑफिस जाना है, तब भी आपको 2 घंटे से एक तरफ के लगते हैं। और यदि इन घंटों को आप महीने में गुणा कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो काफी समय जो है वो ट्रैफिक जैम में बिता रहे हैं। और अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैफिक जैम के अंदर, गाड़ी के अंदर। और ये काफी डराने वाला है, क्योंकि हम सभी के पास केवल एक ही जिंदगी है। और ये वाकई में एक दयनीय स्थिति है कि हम लोग इतना बड़ा समय जो है हम लोग गाड़ी में बिता देते हैं, कार में बिता देते हैं। तो डॉक्टर यूनिस्की,
ने एक प्रौद्योगिकी 2014 में बनाया, एक समाधान बनाया जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उन्होंने बात की कि वो नवाचार, इनोवेशन जो है वो यातायात के क्षेत्र में लेकर आने वाले हैं। और वो उन्हीं सभी चुनौतियों का उत्तर था जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो आधुनिक लोगों के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब आपको ये भी बता दें कि आधुनिक प्रौद्योगिकी जो है वो हमारे जो जो जलवायु है उस जलवायु को भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। और अगर आप देखेंगे तो जो कार का उद्योग जो है, जो कार है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करती है। और ये जो प्रदूषण है वो हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। और पिछले कुछ सालों के अंदर हम लोगों ने ये महसूस किया है कि हम लोग काफी ज्यादा नुकसान कर चुके हैं अपने प्रकृति के ऊपर, अपने इस ग्रह के ऊपर। और एक अभी हाल ही की खबर थी कि अफ्रीका के अंदर जो है वो बर्फ गिर रही थी। और जो और इस जो कुछ शहर जहां पर कभी जो बहुत गर्म थे आज वो बहुत ठंडे हो गए हैं, और जो बहुत ठंडे थे वो बहुत गर्म हो चुके हैं। और ये जो साल है, ये साल इस साल अभी तक का सबसे ज्यादा तापमान वाला साल रहा है। और छांव के अंदर भी 46 डिग्री का तापमान है। और मैं यहाँ पर कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ब्लॉगर्स जो थे वो धूप में जाकर उन्होंने जो है ऑमलेट बनाए हैं। और और हम लोग वाकई में जो है कि हम लोग बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर हंस रहे होंगे कि आप जो है वो ऑमलेट बना रहे हैं। परंतु ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर वाकई में ये ये जो तापमान है, ये तापमान विरोधाभास लेकर आ रहा है, जलवायु परिवर्तन लेकर आ रहा है। और और एक कारण इस जलवायु परिवर्तन का ये भी है कि ये गाड़ियां बहुत प्रदूषण करती हैं। और जो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, लोग जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो ये जो है जलवायु को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। और साथ ही साथ हम प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल करेंगे उससे जो है वो प्रकृति भी खुश रहेगी। तो आइए, जिस प्रौद्योगिकी की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आज जो है वो प्रस्तुतिकरण वीडियो मौजूद है। और हम लोग इसको मिलकर देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़कर बात करेंगे इस प्रौद्योगिकी के बारे में। और आप देखेंगे कि ये जो प्रौद्योगिकी है इसका किस प्रकार से इसका जो है जो जो इसको अमल में लाया गया है, इसका कार्यान्वित किया गया है। और जो भी व्यक्ति इस परियोजना के साथ जुड़ेगा वो गर्व महसूस करेगा। तो अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन साझा करने वाला हूं। और इसमें हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको अभी बात बताई है। व्यवसाय की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कंपनी द्वारा समाधान कितने प्रभावी हैं। और यही सूत्र अब तक का आरंभिक बिंदु बना 2015 में, जब हम लोगों ने यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक बदलाव लेकर आए। और हम लोग सभी संभव चीजों को सर्वश्रेष्ठ परिवहन बना रहे हैं। हम इसके ऊपर कई सालों से काम कर रहे हैं, केवल उच्चतम मानक निर्धारित कर रहे हैं। हम अपने ग्राहकों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही उपकरण देना चाहते हैं। आज हम किसी भी कार्य के लिए तैयार हैं। जो मार्ग यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी द्वारा तय किया गया है, वो वो एक कठिन मार्ग है, लेकिन इसमें जीत का अनुभव करना संयमित तरीके से हो सकता है। कंपनी के पास आज 60 से अधिक डिजाइन ब्यूरो हैं और 9 मंजिला कार्यालय भवन है। 1,000 से अधिक विशेषज्ञ हैं। हमारा जो पेशा है वो यूएसए परिसरों में विकास, डिजाइन और संचालन है। परिवहन और बुनियादी ढांचे के इंजीनियरिंग का निर्माण कर रहे हैं। कंपनी के पास कई दक्षताओं के पूरे सेट मौजूद हैं और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा वैज्ञानिक संगठन के रूप में मान्यता भी प्राप्त है।
निरंतर विकास, उच्च मानक और सबसे आधुनिक तकनीकी उपकरण की ये वो शैली है जो कि सर्वोत्तम गुणवत्ता की गारंटी देते हैं। हम अपने विकास की निगरानी करने का प्रयास करते हैं, पहले स्केच से लेकर उसके कार्यान्वयन तक का। हम अपने अपने उत्पादन केंद्र यानी प्रोडक्शन सेंटर से हम लोग जो है एक ही श्रृंखला के का जो है वो काम करते हैं, डिजाइन का निर्माण करते हैं, घटक का निर्माण करते हैं, उसका अंतिम संयोजन और परीक्षण भी करते हैं। हम लोग किस अपने कार्यशाला में 4,000 वर्ग मीटर और 200 से अधिक पेशेवर उच्च परिशुद्ध मशीनों का संख्यात्मक नियंत्रण के साथ कम समय में जटिल तत्वों को उत्पादन को फिर से कॉन्फ़िगर करते हैं। हम लोग जो है अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स, ऊर्जा का संरक्षण, ये सारी की सारी चीजें करती हैं। और हम लोगों ने अपने ऊर्जा के भंडारण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मोटर के लिए, इसको प्रमाण परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमने विशेष परिसर बनाए हैं, विभिन्न प्रकार की सड़कें, परिवहन के विभिन्न मॉडल, दो प्रकार की जलवायु परिस्थितियां, बेलारूस में और यूएई में। हम लोग लगभग 60 हेक्टेयर के परीक्षण और प्रदर्शन क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं, जो कि ऊर्जा और बुनियादी ढांचा सुविधाएं जो हैं वो वो प्रणालियों के साथ, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली के साथ प्रदान करती हैं। इन साइटों को पर हम समाधानों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करते हैं और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करते हैं। हम लोगों को इस बात के प्रमाण के रूप में 2021 में पहली बार टीयूवी साउथ वेस्ट से अनुरूपता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि सुरक्षा और गुणवत्ता के क्षेत्र में दुनिया की सबसे अग्रणी संगठन है। हम यहाँ नहीं रुके। यूनिट्स की ताकत, टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट लगातार अपने उत्पादों में सुधार कर रही है। हम लोग किसी के भी कॉपी नहीं कर रहे हैं। हम अपने सामने सर्वश्रेष्ठ के आधार पर किसी की भी नकल की कोशिश किए बिना एक इष्टतम परिवहन, सबसे सबसे बेहतर परिवहन परिसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये जो नवाचार है, ये इस क्षेत्र में, इस यातायात के क्षेत्र में ये कहाँ तक पहुंच चुका है। और आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से जलवायु हितैषी जो यातायात के साधन है जिसको विकसित किया जा रहा है। और ये साथ ही साथ ये जो जो कि वैकल्पिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। और इस प्रकार का यातायात जो है ये किसी भी जो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मिल सकता है। और धन्यवाद है इस यातायात के साधन का कि आप वाकई में जो है इस यातायात को कितनी भी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी है, वो प्रौद्योगिकी आप जो है अनुकूल कर सकते हैं, उसको अनुकूलित कर सकते हैं कि उसको किस प्रकार से आप जितना भी इसको ऊंचाई पर ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं, फिर चाहे वो पर्वत ही क्यों ना हो। और इन समाधानों के बतौर हम लोग जो हैं अलग अलग जो जो यातायात का जो ये ये मोड है, इसको आप कुछ 100 मीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो आपको मैं बता दूं कि कुछ ही स्क्वायर मीटर्स की आवश्यकता है ताकि आप एक इकाई को बना सकें। और और अगर आप यातायात के किसी भी तरीके को देखते हैं तो जैसा कि आपने देखा मोनोरेल को, और यूएई के अंदर इसका भी जो है काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बड़े बड़े संरचनाएं जो हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्थान लेते हैं। और साथ ही साथ जब आपको पटरियां बिछानी पड़ती हैं तो वो वो जो है वो और या फिर आपको इन सभी चीजों के लिए वो सीमेंट के बड़े बड़े पिलर्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। और और अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम यहाँ पर किसी भी क्षेत्र की बात करें, चाहे वो वित्तीय हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, नवोन्मेष का क्षेत्र हो, और आप इसकी तुलना किसी भी क्षेत्र में करें
तो ये सारे के साथ सबसे ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी है। तो आप चाहे ट्राम्स की बात करें, ट्रेन की बात करें, मेट्रोस की बात करें, तो ये वाकई में, ये जो है आप बोल सकते हैं कि ये एक सात तरह का यातायात हो सकता है, क्योंकि हमें पता है गाड़ियां हैं, रेलवे है, उद्यान है, पानी के नीचे चलने वाले हैं, अंतरिक्ष है। तो मैंने 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 शायद छोड़ दिया है, लेकिन ये सातवां तरीका है यातायात का। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सातवां जो है तरीका यातायात का किया बोला जा सकता है, जो कि पहले कभी नहीं था। हाँ, अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि वो पाइपलाइंस का इस्तेमाल, जी हाँ, लेकिन वो शायद लोगों की जगह वो कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। क्योंकि जो ये पाइपलाइंस हैं, ये वाकई में जो है वो केवल और केवल तरल पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे कि तेल को, या फिर आप ये कहें कि जो सीवेज है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक नई तरह का यातायात है। और ये जो प्रौद्योगिकी है, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नवोन्मेष के लिए बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता होती है, फंड्स की आवश्यकता होती है, और ताकि वो बाजार में उतर सकें। तो एक उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करते हैं एक नवोन्मेष की, जो कि आईटी के क्षेत्र में, तो एप्पल के लिए तो स्टीव जॉब्स ने पहला जो होम कंप्यूटर बनाया था, और ये 1970 के दशक में हुआ, जब पहला होम कंप्यूटर बना। और उसके बाद जो कंपनी थी वो पूरी दुनिया में इन होम कंप्यूटर्स को बेच पाई। और अब ये कंपनी जो है पूरे विश्व में सबसे महंगी कंपनी भी है। तो ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ये जो कंपनी थी, इस कंपनी को फंड करने के लिए या इसका वित्त पोषण करने के लिए जो निवेश था, जो जो पहला जो निवेश था, वो 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 प्राथमिक कंप्यूटर्स के लिए था। और उन्होंने जो है उसके बाद एक प्रोडक्शन लाइन बनाई, और उस प्रोडक्शन लाइन के माध्यम से उन्होंने जो है पहले कंप्यूटर्स बनाए और जो बिके। तो जो कंपनी जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज की, जो कि एक अभियांत्रिक यानी इंजीनियरिंग कंपनी है, तो इसके जो परिसंपत्ति है, उसके परिसंपत्ति जो काफी है, और इसके पास काफी वित्तीय संसाधन भी हैं, जिन और इनके पास दो आर एंड डी के सेंटर्स हैं, एक मिडल ईस्ट के अंदर यूएई में, और एक जो है बेलारूस में। और वाकई में जो वित्तीय जो जो जरूरत थी वो काफी ज्यादा थी, और हमने इसको हम लोगों ने जो है वो वित्त पोषण किया। और इसको भी एक नवोन्मेष तरीके से इसका वित्त पोषण किया गया, जो कि क्राउड फंडिंग था। और ये एक ऐसा तरीका है वित्त पोषण का, और ऐसी कोई भी प्रौद्योगिकी मुझे नहीं लगता कि अभी तक मौजूद है, जिस जो कि जो कि ऐसी अभी तक हम लोगों ने जो देखा है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई भी नवोन्मेष इतना ज्यादा नहीं बना है कि जिसने पूरे के पूरे क्षेत्र को आकार दिया, यातायात के क्षेत्र को आकार दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा करना है, तो शायद उसके पास संसाधन ना हो, उसके पास संसाधनों का अभाव हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा उनको समर्थन कर देता है, तो जो वो परियोजना है उसको कार्यान्वित किया जा सकता है, उसके ऊपर अमल किया जा सकता है। और 1914 में डॉक्टर नित्स्की ने लोगों को इंटरनेट के माध्यम से संबोधित किया, और कहा कि इस टेक्नोलॉजी को के अंदर उनको हम सभी लोगों की मदद थी, परंतु उसके लिए बहुत सारा पैसे की आवश्यकता थी। तो डॉक्टर यूनिट्स्की ने क्या किया? तो डॉक्टर यूनिट्स्की ने इस टेक्नोलॉजी को जीवांत करने के लिए क्या किया? क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी है वो, अगर आप देखेंगे तो 1960 के दशक तक जाती है। और
2014 तक डॉक्टर यूनिस्की ने बहुत सारे पेटेंट्स जो थे वो प्राप्त कर लिए थे, और एक भौतिक संपदा के रूप में उनको पंजीकृत कर लिया था। और उसके बाद जो ये जो प्रॉपर्टी थी, जो ये बौद्धिक संपदा थी, उसका मूल्यांकन किया गया, और फिर एक कंपनी बनाई गई जो कि इस प्रौद्योगिकी के लिए थी। और ये जो कंपनी थी वो आधारित थी मूल्यांकन पर, जो कि बौद्धिक संपदा की थी। तो बौद्धिक संपदा के मूल्यांकन पर आधारित वो कंपनी बनी। और और लोगों को जो है वो प्रस्ताव दिए गए कि वो सहमालिक बने और निवेशक बने इन कंपनियों के अंदर, इस भौतिक संपदा के, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। और तो क्राउड फंडिंग के माध्यम से जो भी लोगों ने निवेश किया था, उन्हें उसके एवज में प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त होने शुरू हुए। और कंपनी जो है वो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत वो बनी। और ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान और कॉपीराइट का जो प्रावधान है, ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रावधान है। तो जो जो ब्रिटिश कानून है वो काफी ज्यादा ठोस है इस क्षेत्र के अंदर। और 2014 से जो फंडिंग हो रही है इस प्रौद्योगिकी की, वो शुरू हुई क्राउड फंडिंग के माध्यम से। और उस समय एक दस्तावेज को विकास किया गया था जिसने बताया है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के 15 चरण होंगे। और हम लोगों ने अभी बहुत ही विश्वास के साथ 14 चरणों तक हम लोग जो है वो हम लोग पार कर चुके हैं। और हर एक चरण के अंदर कंपनी ने अलग अलग जो है वो डिस्काउंट्स लोगों को दिए, ताकि लोग जो है वो प्री आईपीओ शेयर्स प्राप्त कर सके। जो ये छूट थी, ये जो डिस्काउंट था, ये अनुपात था, रेशो थी कि कितने कितना निवेश हुआ है और कितने जो 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 शेयर्स हैं वो कंपनी के पास पड़े हुए हैं। तो उस अनुपात के अंदर लोगों को शेयर्स दिए। तो आप देखेंगे कि 2014-2015 में कंपनी के पास केवल ब्लूप्रिंट्स थे, और उस समय काफी जोखिम भी था, क्योंकि उस समय लोगों को ये नहीं पता था कि क्या ये परियोजना जो थी, ये परियोजना जो है वो प्रचलन में आएगी भी कि नहीं। और फिर 2015-2016 के अंदर जो तो तो उस समय जो जो अनुपात था वो 1,000 से एक का अनुपात था। 1,000 का अनुपात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि आपका जो जो रिटर्न है निवेश के ऊपर वो क्या होगा। तो यदि अगर आपने जो है अगर अगर आपने जो है एक तो 1,000 शेयर अगर आपने प्री आईपीओ शेयर्स के लिए पैसे लगाए हैं, तो आपको 1,000 के ऊपर 1,000 गुना करके शेयर्स की संख्या प्राप्त होगी, जो कि लगभग लगभग 10 लाख के आसपास है। तो 1,000 शेयर के ऊपर आपको 10 लाख शेयर मिले। तो इस प्रकार अ, ये अलग अलग चरण के अंदर जो है वो एल्गोरिथम जो था वो उसका अनुसरण किया गया। तो हर एक चरण के अंदर जो जो कंपनी था, उस कंपनी को कुछ पैसे की आवश्यकता थी। और उस पैसे अ, उस उस पैसे से कंपनी ने कुछ कुछ जो है कुछ इंजीनियरिंग का काम करना था, जैसे कि डिजाइनिंग या फिर ट्रैक का निर्माण। तो और उसके बाद जो है 9, 10, 11 चरण जब पार हुए, तो डिस्काउंट जो थे वो कम होते जा रहे थे हर चरण के साथ। और इसी के साथ साथ जो जोखिम था वो भी कम होना शुरू हो गया। और जिसने जो निवेशक थे वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के अंदर उनको और विश्वास हुआ, और उनको ये भी लगा कि ये जो जो ये शेयर्स हैं इनका बहुत शीघ्र जो है उन वो जो है वो बहुत जल्दी जो है उनका मूल्य जो है वो अलग होगा। तो अब आप देखेंगे कि जो जो इस कंपनी के कार्यालय हैं वो कितने बड़े हैं, कितने देशों में बने हैं। और साथ ही साथ जो कंपनी की जो जो डिजाइनिंग की का जो
जो कार्यालय है वो बहुत सारी चीजें जो है वो उस डिजाइनिंग कार्यालय में बना रहे हैं। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो आधुनिक दुनिया है, जो आधुनिक दुनिया है वो वो वाकई में जो है वो वो मांग कर रही है, वो 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 हुक्म चला रही है किस चीज के ऊपर, इस यातायात के क्षेत्र के ऊपर। और इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्राउड फंडिंग के मॉडल के अनुसार दर्जनों देशों के लाखों लोगों ने इस क्राउड फंडिंग निवेश के अंदर भाग लिया। तो व्यवहारिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे पास हर एक देश से एक एक निवेशक जरूर है, और कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसमें स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश ना किया हो। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जो कि पूरे विश्व के लोगों ने जिसका समर्थन किया। और इन 10 सालों के अंदर कुछ लोगों ने $10 डाले, किसी ने $100 डाले, और कईयों ने लाखों डॉलर तक निवेश किया। तो ऐसे भी निवेशक हैं जिन्होंने लाखों डॉलर भी निवेश किए। तो दोस्तों, तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, अब तो हम लोग कौन से चरण में हैं? तो जैसा कि घोषित किया गया था, तो 80 से 80% जो है वो पहले से ही कार्यान्वित किया जा चुका है, और कंपनी अब उस बिंदु के ऊपर है जहां पर उनके पास दो कमर्शियल उत्पाद तैयार खड़े हैं, जो कि एक अर्बन यानी कि शहरी कार्गो और शहरी यात्रियों के लिए जो परिवहन है वो तैयार किया जा चुका है। और कंपनी जो है महत्वाकांक्षा उसकी ये है कि उसकी महत्वाकांक्षा है कंपनी की कि वो एक हाई स्पीड टेक्नोलॉजी जो है वो उसका इस्तेमाल करके यातायात को और ज्यादा तेज गति जो है वो गति को प्रदर्शन करें। और वो गति कितनी होगी? वो होगी 500 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि एक शहर से दूसरे शहर तक लेकर जाएगी। या यूं कह लीजिए कि ये जो है तो ये लॉजिस्टिक्स परिसर के अंदर, यानी कि ये जो है शहर के बीच में और साथ ही साथ शहरों के बीच में भी इसका निर्माण किया जाएगा, ताकि लोग और कार्गो जो है सुरक्षित तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, जहां पर बहुत ही कम संसाधन का इस्तेमाल होगा, बहुत ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। क्योंकि ये जो तीसरी तरह की जो जो ये ट्रांसपोर्टेशन है, जो ये यातायात है, इसके अंदर सबसे ज्यादा निवेश लगेगा। और चूंकि आपको ये दिखाना है कि इस ये ट्रांसपोर्टेशन या ये यातायात जो है वो कितना दक्ष है, और इसको बनाने के लिए न्यूनतम आपको कम से कम जो है वो 25 किलोमीटर का ट्रैक बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपको 500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको अगर गति प्रदान करनी है अपने अपने डब्बों को, तो उसको कुछ किलोमीटर जो है वो जाना पड़ेगा, और उसके बाद उसकी गति धीमी करनी होगी और उसको सुरक्षित रोकना होगा। और ऐसा करने के लिए आपको कम से कम 25 किलोमीटर के ट्रैक की आवश्यकता है। और ये जो परियोजना है, ये परियोजना जो है यूएस के अंदर हम इसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंपनी ने भी जो है घोषित किया है इसको अपने खबरों के अंदर। और डॉक्टर यूनिट्सकी और जो कंपनी की प्रमुख हैं उनके बीच में जो साक्षात्कार हुआ, जो कि यूएस के अंदर स्थित है, तो उस बारे में बात की गई। तो कंपनी का जो ये इंटरव्यू है, जो ये साक्षात्कार है, कि ये सामूहिक कंपनियां जो यूनिट्स ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आती हैं, तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो लोग ये जानकारी सुन रहे हैं उनके पास क्या अवसर मौजूद हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप एक ऐसे नवोन्मेष, एक ऐसे इनोवेशन का हिस्सा बन सकते हैं जो मानवता के चेहरे को बदल सकता है, और हमारे जो जिंदगी के बहुत आयामों को ये प्रभावित भी करेगा। यदि हम लोग एक शहर के अंदर और शहर के बाहर, एक शहर से दूसरे शहर तक हम लोग अगर एक ऐसे यातायात का प्रयोग करेंगे जो कि सुरक्षित होगा और कम कम ऊर्जा का भी इस्तेमाल करेगा, तो ये वाकई में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात होगी। तो देखिए कि आप 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे जो है आप जो है वो यात्रा कर सकते हैं।
और यदि आप ऐसा कर सकते हैं, और तो ये आपके समय को बताएगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आप 150 की गति से आपको 5 घंटे जहां लगते हैं, और 500 की गति से आपको केवल वो 1 घंटे में वो कार्य पूरा हो जाएगा। अब आप देखिए कि आप जैसे कि बड़े बड़े शहरों के अंदर जो आपके ट्रैफिक जैम की वजह से आपको कई बार घंटों लग जाते हैं, और इस प्रौद्योगिकी के साथ आपको केवल 20 मिनट लगेंगे अपने कार्यालय तक पहुंचने में। तो इस परियोजना को जो है जीवांत करने के लिए हमें अपने निवेश की आवश्यकता होगी, जो कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से होगी। और जो ये मॉडल होगा, ये RSW द्वारा आप तक लाया जाएगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है, यही प्लेटफॉर्म आपको प्रस्तुतिकरण भी दे रहा है। तो आप सभी के पास जो है वेबसाइट के ऊपर साइन अप करने के लिए एक मौका होगा। और इस वेबसाइट का नाम है RSW सिस्टम्स। और हमारा जो प्लेटफॉर्म जो है वो 11 साल पुराना है। और हम लोग काफी सफलतापूर्वक जो है इस क्षेत्र के अंदर हम लोग अपना कार्य संचालन कर रहे हैं। आपके बैक ऑफिस के अंदर आपके पास जो है विकल्प होंगे अपने निवेश के पैकेजेस के। और आप देख सकेंगे कि किस प्रकार के जो डिस्काउंट्स हैं वो आज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास मानक यानी कि स्टैंडर्ड खरीद खरीद है। आप जो है आप या तो एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं, या फिर आप किश्तों पर भुगतान भी कर सकते हैं। तो आप $500 से लेकर $50,000 तक के पैकेज खरीद सकते हैं। और प्रत्येक पैकेज जो है वो, जैसा कि मैंने कहा, किश्तों में भी खरीदे जा सकते हैं। जैसे कि, और गणना की आसानी के लिए अगर हम लोग कहें $1,000 के निवेश को, और उसको यदि हम लोग 10 महीने में बांट देते हैं, तो आपको $100 की किश्त जो है वो देनी पड़ेगी। और आपको 2300 पाइप्स यानी कि प्री IPO शेयर्स मिलेंगे। और आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 23। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि समय तब भी था जब डिस्काउंट जो थे वो 1,000 था। तो आप देखेंगे कि जिस जैसे जैसे जोखिम कम हुआ, तो कंपनी ने जो है वो अब जो डिस्काउंट है वो 23 का दे रहे हैं। तो कंपनी, कुछ लोग जो है वो ये सोच रहे होंगे कि अब तो बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अब डिस्काउंट कम हो गए हैं। परंतु मैं आपको एक और चीज बता दूं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि डिस्काउंट इस समय 23 का है, 23 है, यानी कि आपको 23,000 PIPO शेयर्स प्राप्त होंगे, पाइप्स प्राप्त होंगे। तो ये जो है आपको जो है वो डॉलर्स के अंदर आपको प्राप्त होंगे जब आप $1,000 को निवेश करेंगे। तो यानी कि मूल रूप से जो 2300% जो है वो आपको आपको निवेश के ऊपर जो है रिटर्न प्राप्त हो रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो मूल्यांकन है डॉक्टर यूनिस्की की भौतिक संपदा का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, और जब इसका पूंजीकरण होगा, जब ये बाजार में जाएगी, तो इसका मूल्यांकन जो है वो $400 बिलियन पर किया गया है। तो एक प्री IPO शेयर जो है वो लगभग लगभग $1 के आसपास होगा। तो जब ये प्री IPO शेयर्स जो हैं, ये जब जो ये सुरक्षित शेयर्स बनेंगे, तो ये $23,000 के होंगे, $23,000 के होंगे। तो एक शेयर का जो मूल्य उस समय बाजार के अंदर होगा $1 का। तो यानी कि 23,000 शेयर अगर आपके पास हैं, तो आपको $23,000 प्राप्त होंगे। तो अगर आप बड़े पैकेजेस के लिए ऊपर जाते हैं तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त होगा, 24, 29। और अभी तक का जो बाजारी जो डिस्काउंट है वो आपको प्राप्त होगा, जो कि 40% है। तो यदि हम लोग बहुत आगे का भी नहीं सोचते हैं, और हम लोग 5 या 10 सालों की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि 2300% जो रिटर्न आ रहा है अपने निवेश के ऊपर, वो पर्याप्त है? जब आप जो है केवल आप लोग जो है $100
$2,000, ये दो, माफ, वो वो आप निवेश कर रहे हैं, तो जरूर मुझे बताइए, आप फीडबैक दीजिए मुझे चैट में कि आपको कैसा लगता है कि क्या मूल्यांकन आपको प्राप्त हो रहा है। तो तुलना के लिए आप जो हैं, हाल ही के जो निवेश जो कि जिस प्रकार से क्रिप्टो के अंदर जिस प्रकार का बूम आया है, अगर आप बात करते हैं कि 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, तो जो कि वो काफी ज्यादा रिटर्न है। और अगर आप $1,000 का पैकेज लेते हैं और आप उसको उसको आप 2300% से अगर आप इसको गुना करते हैं, तो आपको कम से कम $23,000 की बात हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा रिटर्न है। तो ये आपके प्रश्न का जवाब था कि क्या आपको कहीं देर तो नहीं हो गई, क्या अभी भी आप मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। तो ये जो उत्तर है, ये बिल्कुल आपके सामने है एकदम, और ये बहुत बड़ा रिटर्न आपको आपके निवेश पर प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग अब कम जोखिम क्यों जो है उस वो हम हमें हमें जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के पास जो जोखिम इस कंपनी में जो है वो अब काफी कम हो गया है, क्योंकि कंपनी के पास कुछ परियोजनाएं हैं। तो एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज, यूनिट्स की स्किन टेक्नोलॉजीज, और स्क्रीन और स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज, यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज, और जो ये यूट्यूब का चैनल है, और इसके अंदर एक प्लेलिस्ट है जो कि बात करती है कमर्शियल परियोजनाओं की इस कंपनी के पास जो है, और एक टीम जो कि उच्च मैनेजमेंट की है, जो कि कंपनी के निदेशक भी हैं यूएई के अंदर, और उसके बाद जो उपनिदेशक हैं वो बेलारूस में हैं, और स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इंक के जो लोग हैं, और जो वो दर्शकों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो किस प्रकार से शुरू की जा रही हैं। तो उसके अंदर कुछ 7 या 8 वीडियोस हैं कि किस प्रकार की परियोजनाएं जो हैं वो इस समय पाइपलाइन के अंदर हैं, और उनमें कितना समय लगने वाला है। तो इन वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि जो जोखिम है वो अब बहुत कम हो चुका है। और यदि मैं इसकी तुलना करूं 2014 से, जब हम लोगों ने निवेश किया था, जो लोगों ने उस समय 5 से 7 साल पहले जब निवेश किया था, तब जोखिम ज्यादा था। और अब कंपनी जो है वो अब सार्वजनिक होने की कगार पर है। तो यदि आप इस प्रौद्योगिकी के अंदर आप जो आज मौजूदा डिस्काउंट के अनुसार भी आप निवेश करेंगे, तो जो जोखिम है वो आपको बहुत कम है, यदि हम तुलना करें 2014 में जब मैंने निवेश किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तर्क समझ में आ रहा होगा। तो ये मैं आपको अपने तो तो मैं मूल रूप से मैं आप लोगों से ये अनुशंसा करूंगा कि आप यथोचित परिश्रम यानी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, पैकेजेस को देखें, बेहतर तरीके से देखें, और जो डॉक्टर यूनिस्की के अनुभव है और उनकी जो गतिविधियां हैं उनको जानने के लिए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर जाएं। तो मेरा यहाँ पर जो जो यहाँ पर काला बटन है वो दिखाई दे रहा है, पर वो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं अभी लॉग्ड इन नहीं हूँ, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। और मैं तो सारी खबरों का और सभी वीडियोस का अनुसरण करता हूँ, मैं सब्सक्राइब्ड हूँ। तो सबसे पहले जो आप देखें, तो आप कंपनी की रिपोर्ट 2023 की जो रिपोर्ट है उसको जरूर देखें। और ये बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो है कि कंपनी ने क्या उपलब्धियां प्राप्त की पिछले साल के अंदर, और जिसके नतीजे जो कि ये वो नतीजा था जो पिछले 10 सालों से कंपनी मेहनत कर रही थी। उसके बाद आप ये पिक्चर जरूर देखिएगा कि डॉक्टर यूनिट्सकी ने एक नवोन्मेषक के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक इनोवेटर के रूप में पिछले 40 सालों से कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया। इस मूवी का नाम है, वो है फॉलो द स्टार्स।
और एक और चीज जिसकी मैं अनुशंसा करूंगा, और वो है 2 हफ्ते पहले जो एक वीडियो आया था, एक माफ कीजिएगा, एक फिल्म है जो कि एको वर्ल्ड, जो कि फंडामेंटल कार्यक्रम के ऊपर है, और ये हमारी पृथ्वी के ऊपर कार्यक्रम आधारित है, जिसके अंदर वो सभी आयामों के बारे में चर्चा की है, यातायात से लेकर जो है कृषि के क्षेत्र में, और अंततः सारे के सारे जो भी हमारी पृथ्वी के ऊपर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, विनिर्माण की गतिविधियां हो रही हैं, जो अ, हमारी पृथ्वी को जो नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उसको आप जो है पृथ्वी की कक्षा में, यानी कि अर्थ की ऑर्बिट के अंदर जो है वो शुरू करें, यानी कि आप अपने ग्रह के बाहर करें। तो जो भी विनिर्माण की गतिविधियां हैं, जैसे कि अगर आप किस प्रकार से रसायनों का प्रसंस्करण कर रहे हैं, वो जो है वो आप अंतरिक्ष में करें। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो पृथ्वी से हटकर जो है अंतरिक्ष में जा सकती हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो है उनका पुनः स्थापना अंतरिक्ष में किया जा सकता है, और उसके लिए प्रौद्योगिकी मौजूद है। और डॉक्टर यूनिट्स्की ने उसका भी निर्माण किया है, और एक सम्मेलन हुआ था, वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो 7वीं कॉन्फ्रेंस थी, और उसके अंदर डॉक्टर यूनिट्स्की ने उसके बारे में बताया, और उसके अंदर जो है वो भारत के मंत्री, जो कि यातायात और राजमार्ग परिवहन के जो मंत्री थे, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया। और साथ ही साथ बहुत सारे वैज्ञानिकों ने और बहुत सारे इंजीनियरिंग समुदायों ने भी इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया, और उन्होंने काफी काफी दिलचस्पी ली डॉक्टर यूनिस्की के तरीकों के अंदर, जो पहले की बिल्कुल बिल्कुल ही जो थे वो यथार्थवादी नहीं लगते थे, वास्तविक नहीं लगते थे। लेकिन अब लोगों की सोच डॉक्टर यूनिस्की ने बदल दी है। तो मैं ये भी कहूंगा कि आप यूस्काई टेक के जो निदेशक हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, और डॉक्टर यूनिस्की के साक्षात्कार को जरूर देखिए कि उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पर ये भी सुझाव दूंगा कि आप जो हैं हमारे भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसका टैब मेरे पास अभी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारी जो मुख्य वेबसाइट है RSW की, rsw.systems.com, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हाल ही की खबरों को पढ़ सकते हैं, और आप पंजीकृत कर सकते हैं। तो आप क्लिक करें ज्वाइन द प्रोजेक्ट, परियोजना से जुड़ें, और उसके बाद आप सारे के सारे जो निवेश परियोजनाएं हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो और सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक आइकन है यूट्यूब चैनल के लिए, एक आइकन है यूट्यूब चैनल का, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएंगे, जहां पर हम लोग अपने सारे के सारे जो ब्रॉडकास्ट हैं, मीटिंग्स हैं, उनको उनको हम लोग प्रकाशित करते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करें, और आप मेरे प्रश्नोत्तर सत्र को भी देख पाएंगे, और आप देख पाएंगे हमारे प्रस्तुतिकरण को, जैसे कि प्रस्तुतिकरण अभी हम कर रहे हैं। तो जब हम प्रश्नोत्तर सत्र करते हैं तो मैं आपको पूरे की पूरी परियोजना का एक जो है एक एक अवलोकन मैं आपको प्रदान करता हूँ, एक गहरा अवलोकन प्रदान करता हूँ। तो आज की बैठक के अंदर हम लोगों ने यातायात के बारे में बात की, हम लोगों ने प्रौद्योगिकी की बात की, हम लोगों ने उस प्रौद्योगिकी की बात की जिसका नाम है यूएसटी, यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन, और जो कि आज के आधुनिक समाज की चुनौतियों को संबोधित करती है, जो कि जो कि सुरक्षा, गतिशीलता, और साथ ही साथ एकसारता है, और साथ ही साथ इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन है। तो ये इस समय जो है एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन है जो कि सस्ती है और साथ ही साथ बहुत दक्ष भी है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अपने शहर के अंदर या दो शहरों के बीच में, तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार से इस परियोजना का वित्त पोषण किया जा सकता है क्राउड फंडिंग के माध्यम से। और मैं यहाँ पर कुछ भी शब्दों को बिल्कुल भी मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन ये जो शब्द है मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने
क्राउड फंडिंग के माध्यम से इतना बड़ा परियोजना, इतनी बड़ी परियोजना जो है वो कभी भी वित्त पोषण नहीं हुई है। और आप और मैं साथ ही साथ सुझाव भी दूंगा कि आप जो है उस मौके को बिल्कुल भी ना छोड़ें। वो खबरें जो कि जो कि हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा बनाई जाती हैं, निर्माण की जाती हैं, और जो लगातार तरीके से भविष्य में भी बनाई जाएंगी। और बहुत ही जल्दी हम लोग अपने जो सक्रिय क्लाइंट्स हैं उनके लिए हम लोग कुछ लेकर आएंगे। और हम लोग अभी इस समय तैयारी कर रहे हैं हस्तांतरण की, पुरानी वेबसाइट से नई वेबसाइट की पुनः ब्रांडिंग कर रहे हैं, नई ब्रांडिंग कर रहे हैं। और इस शीर्षक के ऊपर मैंने एक साक्षात्कार दिया था जो कि 1 साल पहले के आसपास दिया था, कि हम लोग किस प्रकार से रीब्रांडिंग करेंगे, पुनः ब्रांडिंग करेंगे, नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। और आप उसको देख सकते हैं। और पिछले ब्रॉडकास्ट के अंदर जो कि 26 सितंबर को था, मैंने ये बताया था कि किस प्रकार के इवेंट्स जो हैं वो भविष्य में होंगे। और ये जो इवेंट्स हैं वो हमारी रीब्रांडिंग के लिए होंगी, और क्या क्या चीजें हम लोग लेकर आएंगे अपने सक्रिय पार्टनर्स के लिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। और अ, वाकई में ये जानकारी को आपने ग्रहण किया, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। जिन लोगों ने पहली बार नहीं सुना है, तो आपने अपनी जानकारी को और ठोस बनाया है। और अगर आपने पहली बार इस प्रस्तुतिकरण को आपने देखा है, तो वो आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा, और अपना समय आपको नहीं लगता होगा कि आपने गवाया होगा। मुझे ये उम्मीद है कि आप किस प्रकार, आपको जो मौका दिखाई दे रहा होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकें, ये एक निवेश का मौका है, वो किस प्रकार से आपके जीवन को बेहतरी के लिए बदल सकता है। और आप भाग ले सकते हैं इतने बड़े स्तर की परियोजना के अंदर, जहां पर आपको बेहतर रिटर्न्स प्राप्त हो सकते हैं। और ये रिटर्न्स गूगल, एप्पल, फेसबुक, amazon इन सब से मिलकर कहीं ज्यादा होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र को, पूरे के पूरे उद्योग को बदल देने का सामर्थ्य रखती है। और ये जो प्रौद्योगिकी है, ये प्रौद्योगिकी जो है वो बाकी सभी प्रौद्योगिकियों को जो है वो प्रभावित करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, और बहुत अलग तरीके से प्रभावित कर सकती है, जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यदि आपके पास प्रश्न है, तो मैं आपका उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। एक प्रश्न मैंने देखा है, और अगर वो आज के बैठक के ऊपर है तो मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। तो हमें न्यूनतम कितना निवेश करने की आवश्यकता है? ये आपके प्रश्न आपने पूछा, उसका बहुत बहुत धन्यवाद लाल जी। और यहाँ पर ये इस चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता कि आप कितने शेयर्स जो हैं वो आप निवेश करना चाहते हैं। इस समय आप ये मत देखिए कि आप अपने सारे पैसे इसके अंदर निवेश कीजिए, जी नहीं। देखिए, आपकी जितनी भी निवेश पूंजी है उसके 5 से 10% की पूंजी जो है आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस चीज का भी ध्यान करिए कि ये इस चीज का भी ध्यान रखिए कि अब ये वेंचर कैपिटल नहीं रहा, ये परियोजना वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं रही। और अगर ये वेंचर कैपिटल नहीं है, तो आप इसमें 10% की जगह 20% तक आप जो है वो निवेश कर सकते हैं। ये एक काफी सुदृढ़ निश्चय होगा। तो यदि आपका पोर्टफोलियो है जिसके अंदर गारंटेड परिसंपत्ति है, जैसे बॉन्ड्स, या कुछ ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स, या सिक्योरिटीज, या आपके बीमा, तो आप जो है, अगर ये सारी चीजें आपके पोर्टफोलियो में है, तो आप 20% तक जो है वो आप निवेश कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी परियोजना होगी जो आपके आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर आपको काफी अच्छा रिटर्न देकर जाएगी। क्योंकि हम लोग अब उस बिंदु से काफी आगे आ चुके हैं जहां पर जो जोखिम थे वो कहीं ज्यादा थे, क्योंकि ये जो प्रौद्योगिकी अब प्रमाणीकृत हो चुकी है। और दूसरा, ये इसके पास 2 कमर्शियल परियोजनाएं मौजूद हैं। और तीसरा, कंपनी की पाइपलाइन के अंदर दर्जनों ऑर्डर मौजूद हैं जिससे उनको पैसा प्राप्त हो रहा है। चौथा,
इसने अपने जो ब्रेक इवन बिंदु है वो प्राप्त कर चुकी है। और पांचवा, ये योजना बना रहा है कि आप मुनाफे, जो कंपनी जो है वो मुनाफा प्राप्त कर रही है, और कंपनी के योजनाओं के हिसाब से 2025-2026 तक कंपनी जो है वो आपको मुनाफे में भी हिस्सा आवंटित करेगी, उस अनुपात में जितने प्री आईपीओ शेयर्स आपके पास मौजूद हैं। तो अब प्रश्न आ रहा है कि कितने निवेशक जो हैं। तो तो सौरभ जी ने ये प्रश्न पूछा है कि कितने निवेशक हैं पूरे के पूरे विश्व से इस परियोजनाओं में। तो कम से कम 3 लाख लोग हैं जो कि इस परियोजना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेशित हैं। तो 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 मेरे हिसाब से 5 लाख के आसपास निवेशक होंगे। मेरे पास सटीक संख्या तो नहीं है। तो वेरिका कह रही हैं कि आपने और और कंपनी के ऑडिट के बारे में वेरिका बात कर रही है। तो ऑडिट जो है वो केवल इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए की जाती है। और जो अ, जो कंपनियां हैं वो केवल इंजीनियरिंग कंपनियों से नहीं बनती है। सामूहिक कंपनियों में बहुत सारी कंपनियां आती हैं। तो जो आपका जो प्रश्न है कि कितने कितने मिलियन जो है वो निवेश हो चुके हैं, तो जो निवेशित पूंजी है वो $100 मिलियन से कहीं ज्यादा है। और ये जो पैसा निवेशकों का था वो वो आप देखेंगे कि उन चीजों के ऊपर लगाया है जो आप ईस्टर्न यूरोप और यूएई में जो निवेश किया गया है। कंपनी बहुत पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है, और कंपनी बिल्कुल भी अपनी वित्तीय स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स को आपसे छुपाती नहीं है, सार्वजनिक करती है। सारी चीजें जो हैं वो कानून के अनुसार की जा रही है। और कंपनी जहां पर भी कार्य संचालन करती है तो हमेशा उसी के प्रावधान के करती है। तो कई 100 मिलियन निवेश हुए जा चुके हैं। और आपको बता दें कि एक मॉडल बनाने के लिए, एक मॉडल जो गाड़ी का बनाने, कार का मॉडल बनाने के लिए, तो कार जो है वो वो $100 मिलियन जो है वो निवेश करते हैं, और 3 से 8 साल लगाते हैं एक मॉडल कार का विकसित करने में। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक नए तरह के यातायात के साधन को बनाने के लिए, जो कि पहले कभी भी मौजूद नहीं था। तो $10 मिलियन वाकई में अ, पर्याप्त नहीं था। $100 मिलियन, जी हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर नित्सकी बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया प्रौद्योगिकी के अंदर, ये दिखाने के लिए। और जो कि हम लोगों की अपेक्षा थी उससे कहीं ज्यादा उन्होंने डिलीवर भी किया है। हम लोगों को लगता था कि केवल 3 या 4 प्रकार के रोलिंग स्टॉक्स जो होंगे वो आएंगे, और 2 या 3 प्रकार की पटरियां होंगी। लेकिन अब जो है हमारे पास 6 से 8 तरह की पटरियां हैं, ट्रैक्स हैं, जहां पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा सकता है। और 20 से ज्यादा जो रोलिंग स्टॉक्स हैं जिसमें हल्के वजन के, ज्यादा ज्यादा भार उठाने वाले 20 से 48 सीटों की गाड़ी। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी वो डॉक्टर यूनिट्स की जो थे उन्होंने इस पैसे का बहुत ही दक्षपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया। और मैं यहाँ पर आपको ये भी दबाव देकर बोलना चाहूंगा कि हम कि हर एक परियोजना के अंदर हमें जो है वो फंडिंग का अभाव रहा है। और जो और और उन्होंने इस परियोजना को अ, बनाने के लिए जो जो मार्केटिंग की लागत थी, वो भी उन्होंने शायद इसी के अंदर जो है वो डाली थी, क्योंकि हमारे क्लाइंट के लिए सबसे बड़ा जो 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 सबसे बड़ी जो
जो प्रेरणा थी, और वो ये थी कि जो पैसा, जो पार्टनर्स के लिए जो है, जो अंदरू जो पैसा अंदर आ रहा है, वो 100%, वो 100% टेक्नोलॉजी के लिए नहीं लगता है। क्योंकि 30 से 40% पैसा जो है वो मार्केटिंग लागत भी होती है, और विपणन की लागत होती है। और ये जो बजट है, ये काफी भारी बजट होता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि डॉक्टर यूनिस्की जो है, वो जिम्मेदारी लेते हैं, जवाबदेही लेते हैं फंड्स की। और वो जो है, जो भी उन्होंने जो पैसा जितना प्राप्त किया है, उससे कहीं दुगना जो है वो वो बताते हैं। तो आपको इस चीज को समझना भी होगा। तो अगर हम लोगों ने मार्केटिंग के लिए भी कोई भी, अगर हम लोगों ने पैसा निवेश नहीं किया होता, तो वो जो नतीजे हैं, वो हम नतीजे प्राप्त नहीं कर पाते। तो सारे के सारे प्रश्न हमारे प्रौद्योगिकी के लिए, हमारे प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, प्लेटफॉर्म के विकास के लिए, वो गुरुवार की बैठकों के अंदर पूछे जाना चाहिए। और अगले गुरुवार जो है, हम एक प्रश्नोत्तर का सत्र रखेंगे। आप अपने प्रश्न को तैयार रखिए, लिख लीजिए, और आप उनको हम लोगों को उस बैठक में पूछ सकते हैं, गुरुवार की बैठक में। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारी जो बैठक थी, वो काफी जीवंत थी। और हम लोग जो है, इस प्रारूप के अंदर जो है, हम काम कर सके। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रस्तुतिकरण से आपको फायदा हुआ होगा। और मैं यहाँ पर आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे ज्यादा यूट्यूब और सोशल मीडिया डॉक्टर नित्स्की है, उसकी इंजीनियरिंग कंपनी का, ताकि आप इंजीनियरिंग गतिविधियों से आप रूबरू हो सकें, और आपको पता चल सके कि किस प्रकार की प्रौद्योगिकी के साथ आप जुड़ रहे हैं, और किस प्रौद्योगिकी का आप समर्थन भी कर रहे हैं, और कौन है जो इस प्रौद्योगिकी के पीछे है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि वाकई में एक जीनियस है, एक अद्भुत व्यक्ति हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके समय का, आपके ध्यान देने का। और हम लोग आपके सभी प्रश्नों को अगले गुरुवार की बैठक में लेंगे, जो कि आने वाले 6 दिनों में होगी। और ये है 3 अक्टूबर को। तो अक्टूबर में हम लोग एक नए फॉर्मेट, एक नए प्रारूप में काम करेंगे। हम लोग तैयार होंगे अपनी नई वेबसाइट के साथ। और मैं आने वाले जो संभावित क्लाइंट्स हैं, उनको भी ये वेबसाइट मैं दिखाना चाहूंगा। और अभी के लिए आप सभी को शुभ संध्या। और सब, आप अपना पोर्टफोलियो जरूर बढ़ाएं, क्योंकि जो डिस्काउंट्स हैं, वो आगे जाकर वो और घटते जाएंगे, और जो ये निवेश के अवसर हैं, वो पंख लगाकर उड़ जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए आप जो हैं, आप इन सभी ऑफर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, 3 अक्टूबर को आपसे फिर भेंट करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदी कक्ष के दर्शकों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बने रहने के लिए। और उम्मीद है कि आपका आने वाला जो जो सप्ताह है, वो बहुत अच्छे और सकारात्मक नोट्स पे शुरू होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।